हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आप थंबनेल देख कर के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको जो रिसेंटली डीएसएसबी ने टीजीटी एसएसटी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, उसकी कट ऑफ को लेकर के आ, बात करने वाला हूँ कि जो अब की बार कट ऑफ होने वाली है वो कितनी होने वाली है। आप अगर देखोगे ना तो काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएंगी जो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कट ऑफ, कुछ तो बताते हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, मतलब 150 से 60 तक बताते हैं, कुछ बताते हैं कि 105 से 110 के बीच में रहेगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं, मैं यूं ही हवा में बात नहीं करने वाला हूँ। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि जो कट ऑफ है अब की बार कितनी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर वो डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप वैकेंसीज कितनी है, मतलब जिस भी एग्ज़ाम को आपने दिया है उसकी वैकेंसीज कितनी है, ठीक। और उसके बाद आप देखोगे कि ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मतलब ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। और जो अवेलेबल कैंडिडेट्स थे, मतलब जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या कितनी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है कट ऑफ में, मतलब कि कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल थे। और उसके बाद होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये उन एग्ज़ाम्स में फॉलो की जाती है जो एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं। मल्टीपल शिफ्ट मतलब कि कई सारी पालियों में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस वर्क करती है। ये होता क्या है इसके बारे में बाद में बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो, ये तो हो गए डायरेक्ट इफेक्ट डालने वाले। कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं जैसे सेफ अटेम्प्ट, या हम इसको सेफ सेफ अटेम्प्ट ना बोल करके हम इसको बोलेंगे एवरेज अटेम्प्ट कितना था अब की बार बच्चों का, ठीक है। एवरेज अटेम्प्ट कितने थे, मतलब कितने एक नॉर्मल बच्चे ने कितना अटेम्प्ट तक किया था, ठीक है। और वहीं पर एक इनडायरेक्टली फैक्टर जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मतलब पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात करेंगे कि जो, अगर आप अब की बार जो डीएसएसबी ने वैकेंसीज निकाली हैं एसएसटी के लिए वो कितनी थी और पिछली बार कितनी थी। देखिए पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो थोड़ी ज़्यादा थी और अब की बार जो वैकेंसीज हैं वो कम है। अब की बार जो वैकेंसीज हैं वो अराउंड, आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, तो देखिए 805/24 ये हमारा पोस्ट कोड है, ठीक है, टीजीटी एसएसटी का। और यहाँ पर और अगर हम मेल की बात करें, टीजीटी एसएसटी में कितनी वैकेंसीज है मेल के लिए, 129। और वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल की है 179, ठीक है। देखिए अगर हम इनको कंपेयर करें पिछली बार की वैकेंसी से, तो पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी और अब की बार जो वैकेंसीज है वो कम है, ठीक है। पिछली बार अराउंड आई थिंक 400 प्लस थी अगर हम मेल की बात करें, ठीक है। वहीं पर फीमेल की अगर हम बात करें तो 600 से आई थिंक 600 प्लस थी, अ, शायद 660 के अराउंड थी कुछ फीमेल में, ठीक है। तो पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, अब की बार वैकेंसी बहुत कम है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ हमारी हाई रहेगी अब की बार, अगर हम पिछले बार से अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। तो वैकेंसीज कम होने के कारण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो गया कि अब की बार हमारे जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहेगी क्योंकि वैकेंसीज अब की बार कम है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल। देखिए
जो एग्ज़ाम लेवल अब की बार जो देखने के लिए मिला था बच्चों को, अगर आप सारी शिफ्ट में अगर आप कंपेयर करोगे तो था क्या, जो नॉर्मली देखने के लिए जो मिला था, जो शुरू की जो शिफ्ट थी, आई थिंक 1 नवंबर से जो स्टार्ट हुई थी, 1 से लेकर के 11 नवंबर तक ये एग्ज़ाम रहा था टीजीटी एसएसटी का। तो जो शुरू की जो 4-5 शिफ्ट थी, मतलब शुरू के जो 4-5 दिन एग्ज़ाम हुआ था, उनमें ये देखने के लिए मिला था कि जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा ईज़ी था, अगर हम कंपेयर करें बाद की शिफ्ट से। जैसे हम 8 नवंबर, 9 नवंबर, आई थिंक 10 नवंबर को भी हुआ था और 11 नवंबर को भी था, मतलब जो ये 8 के बाद जो शिफ्ट थी ये थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ी टफ थी, अगर हम शुरुआत की शिफ्ट की अगर हम बात करें। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है कि अगर जो बच्चा पढ़ कर के गया है उसके लिए तो टफ भी थोड़ा ईज़ी होता है, और जो नहीं पढ़ के गया उसके लिए ईज़ी भी टफ होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम अब की बार की बात करें तो ये दोनों चीज़ें ना, दोनों शिफ्ट वालों के लिए, मतलब जो शुरू के जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और जो बाद की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ये दोनों के लिए टफ था। क्यों था? क्योंकि एक तो चीज़ ये थी कि अब की बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो थे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, यानी कि कुछ थे, कुछ क्वेश्चन जो थे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो ऐसे थे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थे। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, जैसे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री को अगर आपने डिटेल में थोड़ा पढ़ा है, जैसे वो मॉडर्न हिस्ट्री है या वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, अगर उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अगर इनको आपने डिटेल में पढ़ा है, कुछ राइटर्स दिए हुए थे जैसे कार्ल मार्क्स था, उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी बुक्स से लेकर के, उसकी बुक्स को लेकर के, और उसकी कुछ स्टेटमेंट भी पूछी गई थी। जो मेरी वाली शिफ्ट थी 8 नवंबर को, उसमें एक इंग्लिश में पूरी डिटेल में एक उसकी स्टेटमेंट थी कार्ल मार्क्स की, वो पूछी गई थी। ठीक है, तो मतलब अगर आपने थोड़ा डीपली पढ़ा है हिस्ट्री को, तो वहाँ पर आप अच्छे से कर सकते थे। और सेकंड चीज़ थी हमारा पॉलिटी वाला जो पोर्शन था। पॉलिटी वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो पॉलिटी वाला जो पोर्शन था, वो हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का मतलब, जैसे आप डेमोक्रेसी टॉपिक को लीजिए, अगर डेमोक्रेसी आपने अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, थोड़ा गहराई के साथ पढ़ा है, मतलब क्या है कि जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, वो डेमोक्रेसी को लेकर की ही है, और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो लोकतंत्र के बारे में दिए गए हैं। अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा डीप में जा करके पढ़ा है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपकी समझदारी पर निर्भर करते थे। ठीक है, तो अब की बार सारी ही शिफ्ट ऐसी थी जिसमें क्वेश्चंस आपकी समझदारी पर निर्भर करते थे। ठीक है, और वहीं पर मैं अगर सेक्शन 1 की बात करूँ, सेक्शन 1 मतलब जो हमारा पार्ट 1 था जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस वगैरह पूछे जाते हैं, वो वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा कंपैरेटिवली, अच्छा 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है मैथ वाला और एक रीजनिंग। देखिए, ये तो दोनों टाइम टेकिंग ही होते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं होते। जिसने टाइम को इनमें मैनेज कर लिया तो वो अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर पाता है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में भी थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टफ होते हैं। जैसे होता क्या है, हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट वाला, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस होते नहीं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इस वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उसको स्किप करना पसंद करते हैं। ठीक, एक होता है, अब मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स क्या होता है, एसएसटी वाले बच्चों का थोड़ा वीक होता है। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली वीक होता है। ठीक है, तो आप एवरेज लगाकर चलोगे तो 12-13 से लेकर के 15 तक उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, या 10 से 12 आप मान सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ एसएसटी वाले बच्चों के लिए मैंने देखा है पीवाईक्यूज को भी एनालिसिस करके, कि जो एसएसटी वाले पोर्शन में जो मैथ वाला पोर्शन होता है ना, एसएसटी के एग्जाम में जो मैथ वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा ईज़ी होता है। लेकिन अब की बार क्या देखने के लिए मिला, अब की बार जो मैथ थी वो थोड़ा कैलकुलेटिव थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी। रीज़निंग इतना टाइम टेकिंग भी नहीं थी, लेकिन अगर मैथ की बात बात करें तो मैथ में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे एवरेज था, प्रॉफिट एंड लॉस था, कुछ क्वेश्चंस 3D मेंसुरेशन से भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे मेरी वाली शिफ्ट में। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी थे और थोड़ा कैलकुलेटिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, उनको आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन होता क्या है वहाँ पर, बच्चा, एक तो टाइम बहुत कम है और फिर क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें होता क्या है, बच्चा
ना थोड़ा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाता और वो चाहता है कि सारे मतलब कि मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से ना छूट जाऊँ, इसलिए वो थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देता है मैथ वाले क्वेश्चन में, तो ये अक्सर देखने के लिए मिलता है हमें। ठीक है, तो ओवरऑल एग्ज़ाम के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ईज़ी टू मॉडरेट ही हम कह सकते हैं, इतना हार्ड भी नहीं था और इतना टफ भी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट मान करके चलिए आप। थोड़ा अगर हम लास्ट की शिफ्ट की बात करें तो वो थोड़ी टफ देखने के लिए मिली थी, लेकिन जो पहली वाली शिफ्ट थी उनमें बच्चों के साथ क्या दिक्कतें देखने के लिए मिली, उनमें जो है बच्चों को टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जो बाद वाली शिफ्ट थी उनको टाइम मैनेज अच्छे से कर लिया था उन्होंने, वो ये समझ गए थे क्योंकि काफ़ी सारे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो उस समय पर ये बता दिया गया था काफ़ी सारे लोगों के द्वारा कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हो तो आपने एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम को मैनेज कर लिया। ठीक, तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम का लेवल की मैंने बात कर ली। तो ज़्यादा नहीं बात करते हैं इसके ऊपर, और बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मेरा एग्ज़ाम किस तरीके से था, कहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन-सा पोर्शन ज़्यादा था, ठीक है। तो एग्ज़ाम का लेवल मैं ईज़ी टू मॉडरेट कहूँगा, मॉडरेट बोलूँगा एक तरीके से ईज़ी को देखिए पार्ट 1 जो था वो थोड़ा कंपैरेटिवली पार्ट सेकंड जो था वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, ठीक है? और जो पार्ट फर्स्ट था वो था मतलब ईज़ी टू मॉडरेट कहेंगे या आप मॉडरेट भी मान सकते हैं। इतना हार्ड भी नहीं था, टफ भी नहीं था हम बोल सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गई एग्ज़ाम लेवल की बात, और वहीं पर एक चीज़ और है, एक होती है कि अवेलेबल कैंडिडेट्स मतलब परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स कितने थे। अब की बार आप अगर आप देखोगे तो ये डेटा तो अराउंड 40 टू 45% बच्चे थे जो एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे। ठीक, अराउंड आप मान सकते हैं 24 से 25,000 के अराउंड बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था ये टीजीटी एसएसटी का। फॉर्म फिलअप हुए थे लगभग 66,000 के आसपास। कितने थे? 66,000 के आसपास ये फॉर्म फिलअप हुए थे। तो कैंडिडेट्स अपीयर्ड कैंडिडेट थोड़ा कम ही थे, लेकिन भाई जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है ना, उसमें बच्चे वो ही जाते हैं जिनकी कुछ ना कुछ तैयारी है। ठीक है, एक आप तरीके से मान सकते हैं। तो एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों ने दिया है जो कुछ ना कुछ पढ़ करके गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि कैंडिडेट्स का जो अपीयर्ड हुए हैं उनका थोड़ा बहुत देखने के लिए मिला है, क्योंकि अगर कम कैंडिडेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ पर थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। एक चीज़ होती है नॉर्मलाइज़ेशन। देखिए, जो भी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, वहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस को फ़ॉलो किया जाता है, और डीएसएसबी में तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके इसको लेकर के ना मैं एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरीके से काम करता है। इसमें एक फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके। होता क्या है इसमें कुछ जो शिफ्ट ईज़ी होती हैं और जो शिफ्ट कठिन होती हैं, उनमें क्या होता है इनका एवरेज निकाल करके जो ईज़ी शिफ्ट होती हैं उनके एग्ज़ाम थोड़े बहुत बढ़ा दिए जाते हैं, और जो कुछ शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कुछ शिफ्ट में ऐसे भी होंगे जिनके एग्ज़ाम मतलब जिनके जो नंबर्स होंगे वो कम भी होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मलाइज़ेशन डीएसएसबी में। ठीक, एक चीज़ होती है आपके सेफ अटेम्प्ट। अच्छा, मैं आप यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट तो नहीं कह सकता, आप यहाँ पर मानकर चलिए कि एवरेज अटेम्प्ट मतलब कितने अटेम्प्ट थे जो बच्चों के द्वारा कितने किए गए थे, मतलब एवरेज अटेम्प्ट कितने किए गए थे। आप एवरेज मान करके चल सकते हैं अराउंड 150 टू 170 बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए थे। एवरेज बता रहा हूँ, 150 से 170 क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए हैं। अब इसमें कितना सेफ है वो कितना सेफ नहीं है वो उन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। आंसर की आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी 1-2 दिन में। ठीक, तो सेफ अटेम्प्ट मैंने बता दिया आपको 150 से 70 के बीच में। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे द्वारा एनालिसिस की गई हैं, चीज़ों को देखा गया है, परखा गया है, तभी मैं इतने दिनों के बाद कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और देखिए एक इनडायरेक्टली फैक्टर होता है जो कट ऑफ पर
मतलब इससे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। वो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मतलब जो पिछले वर्ष जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, पिछली बार जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो थी 105.45 और यूआर की कट ऑफ 118.31 और ओबीसी की 93.22 और एससी की थी 114.12 और एसटी की थी 119.58 और पीडब्ल्यूडी वाले सेक्शन की आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो सेक्शन होते हैं इसमें, 105.32 और 113.17, ये वीएच वाला और ओएच वाले सेक्शन की थी। ठीक है, देखिए आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ओबीसी वाली जो कट ऑफ थी वो इनमें कंपैरेटिवली सभी कैटेगरी में सबसे कम गई थी। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओबीसी के जो फॉर्म होते हैं वो बहुत कम भरे गए थे। अब ये फॉर्म क्यों कम भरे गए थे? होता क्या है डीएसएसबी में, जो ओबीसी वाला जो कैटेगरी होती है, ओबीसी वाली कैटेगरी, मतलब जो दिल्ली में जो ओबीसी होते हैं वो ही दिल्ली में ओबीसी काउंट होते हैं। अदरवाइज अगर किसी स्टेट के ओबीसी अगर दिल्ली में कोई फॉर्म भरते हैं तो वो वहाँ पर जनरल में काउंट होते हैं। इसकी वजह से जो दिल्ली वाला जो ओबीसी होता है वो केवल वो ही दिल्ली में ओबीसी माना जाता है जो दिल्ली का ओबीसी है। लेकिन अगर किसी अदर स्टेट का ओबीसी है तो वो दिल्ली में ओबीसी काउंट ना होकर के वो यूआर में काउंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है आप देखेंगे कि बहुत कम गई है, मतलब सबसे कम गई है ओबीसी की। और अब की बार भी यही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अब की बार भी ओबीसी के जो फॉर्म है वो बहुत कम भरे गए हैं, इसकी कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कैटेगरी वाइज की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी होने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो अराउंड 113 से लेकर के 115 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यूआर की बात करूं तो यूआर की जो कट ऑफ है वो अब की बार थोड़ा हाई देखने के लिए मिल सकते हैं। 128 से 132 के आसपास आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। ये दो या तीन नंबर आपको प्लस माइनस भी कर लेने हैं, मतलब या तो दो तीन नंबर प्लस जाएंगे या फिर दो तीन नंबर माइनस जाएंगे। ठीक, वहीं पर मैं बात करूं ओबीसी वाले की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अराउंड आपकी देखने के लिए मिलेगी 102 से 105 के बीच में। ठीक है, और एससी की जो कट ऑफ है, एससी की जो कट ऑफ है वो अराउंड आपको अब की बार जो है वो देखने के लिए मिलेगी 121 से 125 के आसपास। ये आपको एससी की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए कि एसटी की जो कट ऑफ है वो यूआर की कट ऑफ से भी ज़्यादा गई है। ठीक है, तो अब की बार भी ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा कि जो एसटी की कट ऑफ है वो ज़्यादा वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ से फॉर्म थोड़े ज़्यादा फिल हुए हैं। तो अब की बार जो कट ऑफ है आपको एसटी की अराउंड 129 टू 135 के अराउंड ये कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ओएच की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 110 से 113 के बीच में और वीएच की 118 से लेकर के 121 के बीच में ये कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारी कट ऑफ की बात। ये मैंने एवे ही नहीं बता दी है। देखिए, दो तीन चीज़ें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने एनालिसिस किया है। कुछ फैक्टर्स मैंने जो आपको बताए हैं उनको अच्छे से देखने के बाद ही मैंने आपको कट ऑफ बताई है। ठीक, और एक चीज़ और, एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकता कोई फिलहाल। एक आंसर की भी डिपेंड करेगी, आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक्यूरेट मतलब एक एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा कि इतना कट ऑफ जाएगा। ठीक, और तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी को लेकर के
आप किस तरीके से तैयारी करें, कोई भी क्वेरी हो आपको डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी को लेकर के, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। और जो भी आप एक ऐसा टॉपिक, मतलब अगर आप मुझे बता दें कि आपको इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए एक आपको वीडियो बना करके दे दूँगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।